हेलो स्टूडेंट, द रेडिफाइन एकेडमिक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। इसका एक लेक्चर हम बना चुके हैं जिसमें हमने रिलेशन से रिलेटेड पूरी जो 11th क्लास में टर्म्स यूज है वो हमने डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन मैपिंग फॉर्म। ठीक है, आज हम रिलेशन को मैपिंग में समझेंगे। ये न्यू है, आगे आपको काम आएगा। मैपिंग फॉर्म में भी आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ना फंक्शन रिलेशन को। तो बेटा इसे समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पहले एक एग्जांपल लेते हैं। कोई सेट ए हमें गिवन है, मान लीजिए 1 2 3, एंड कोई सेट बी हमें गिवन है 2 3 4 5। एक रिलेशन है जो कि हमें गिवन है ए कोमा बी, सेट बिल्डर फॉर्म में, सच दैट ए ग्रेटर देन बी, वेयर ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी। ठीक है बच्चों, अब इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैं समझा चुका हूँ सब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म क्या होती है। जिन बच्चों को पता नहीं है वो एक बार फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। अब यहाँ से जो डेफिनेशन हमें गिवन है रिलेशन की वो है ए ग्रेटर देन बी, जहाँ पे ए क्या है, सेट ए का कोई एलिमेंट, और बी क्या है, सेट बी का कोई एलिमेंट। तो आप सबसे पहले हम 1 को लेते हैं। 1 ग्रेटर देन 2, ए ग्रेटर देन बी हमें डेफिनेशन दी गई है। पहले हम 1 को उठा रहे हैं ना, 1 बाय 1 हमें सेट बी के सभी एलिमेंट देखने हैं। ये फॉल्स हो गया, ये 1 ग्रेटर देन 2 नहीं होता है। सिमिलरली 1 ग्रेटर देन 3 भी नहीं होता है, 1 ग्रेटर देन 4 भी नहीं होता है, 1 ग्रेटर देन 5 भी नहीं होता है। तो 1 के साथ कोई ऐसा ऑर्डर पेयर हमें नहीं मिला जो कि इस डेफिनेशन को फॉलो कर सकता है। सेकेंड हम 2 देखते हैं। 2 बेटा यहाँ पे 2 अगर हम लेंगे तो 2 ग्रेटर देन 2 नहीं होता है। सबसे 2 ग्रेटर देन 2 फॉल्स, इसलिए 2 के साथ भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। एक लास्ट हम 3 लेते हैं, और 3 ग्रेटर देन 2, ये रिलेशन हमारा राइट है। तो हमने सेट ए से 3 एलिमेंट लिया और सेट बी से 2 एलिमेंट लिया। इस केस में हमारा को एक ऑर्डर पेयर मिल चुका है। ठीक है, सेकेंड हम 3 नहीं लेंगे, 3 4 भी नहीं लेंगे, 3 5 भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब ग्रेटर देन नहीं है 3 से। ठीक है, तो ये रिलेशन में एक ही ऑर्डर पेयर हमारा आया है जो कि इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। अब ये हुआ हमारा नॉर्मल मेथड जिसे हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट, अब इसी को हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे बेटा मैपिंग में। अब मैपिंग क्या चीज है, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो मैपिंग, समझ सकते हो। मैपिंग फॉर्म में कुछ नहीं होता है, रिलेशन हमें ए टू बी दिया हुआ था यहाँ पे, रिलेशन ए टू बी। तो आपको मैपिंग फॉर्म बनाने के लिए एक अंडे टाइप के गोल गोल सर्कल बनाने पड़ेंगे, जिसमें सेट ए लिख दीजिए एक, और एक सेट बी। सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो हम लिख देते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, सेट बी में 2 3 4 एंड 5। अब बच्चों यहाँ पे ए का बी के साथ क्या है, रिलेशन है, तो ऐसे हमें एरो लगा के ऊपर रिलेशन लिखना होता है। ठीक है, ये मैपिंग फॉर्म कहलाती है। अब यहाँ पे रिलेशन देखो, ओनली 3 का 2 के साथ, 3 यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट है, 2 यहाँ पे सेट बी का एलिमेंट है, तो 3 का रिलेशन 2 के साथ बना दीजिए, ऐसे एरो लगा दीजिए। इसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट होता तो हम उसे भी रिलेट करते। यहाँ पे ओनली ए के ऑर्डर पेयर आया था जो कि 3 2 से रिलेट है, इसलिए हमने एक ही एरो लगाया। इसी चीज को हम मैपिंग बोलते हैं। ये इस रिलेशन को पूरे को, इसमें ना तो मुझे डेफिनेशन की जरूरत है ना कुछ किसी भी चीज की जरूरत है, बस इसे इस तरह से सर्कुलर बना बना के इनसे रिलेट करवाने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, मैपिंग फॉर्म कहलाती है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों हम एक चीज यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, डोमेन। रेंज, कोडोमेन
और एक रेंज। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है ना, समझ लेने के बाद। डोमेन क्या होती है बेटा, जो भी रिलेशन होता है उसमें जो फर्स्ट एंट्री होती है वो सभी डोमेन होती है। फर्स्ट एंट्रीज ऑफ रिलेशन, कोडोमेन क्या होती है। अब इस केस में हम अगर चेक करें तो फर्स्ट एंट्री ओनली 3 है, तो हमारी डोमेन क्या होगी 3, ठीक है। सेकंड कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है बेटा पूरा सेट बी, ऑल सेट ऑफ बी, ऑल सेट ऑफ बी। कंप्लीट सेट बी को हम क्या बोलेंगे, इस बी वाले सेट को, पूरे कंप्लीट सेट बी को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। 2 3 4 एंड 5 ये कोडोमेन है। रेंज क्या होती है बच्चों, रेंज होती है जो सेकेंड एंट्री है रिलेशन की, वो हमारी रेंज कहलाती है। तो सेकेंड एंट्री ऑफ रिलेशन, इस केस में सेकेंड एंट्री क्या है बच्चों, आप देख सकते हो 2, जो ऑर्डर पेयर में सेकेंड में लिखा गया है वो सेकेंड एंट्री कहलाती है। तो सिंपल से डेफिनेशन दी है, इसलिए यहाँ पे समझ ली हमने। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। 3 टाइप के रिलेशन आप समझोगे इसमें। फर्स्ट है सिमेट्रिक, इसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आप देखोगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड आप देखोगे ट्रांजिटिव, इसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। वन बाय वन हम समझते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बच्चों, जिस भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए कोमा बी रिप्रेजेंट है तो उसका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मीनिंग समझना बच्चों। अगर आप मिरर के सामने खड़े हुए, ठीक, तो आप सिमेट्रिक, आपकी जो आपका लेफ्ट मिरर में क्या दिखेगा, राइट, और आपका राइट लेफ्ट दिखेगा। सेम चीज यहाँ पे आप मिरर अज्यूम कर लीजिए। अगर आप मिरर अज्यूम करोगे तो ये बी यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उनका सिमेट्रिक भी उसमें रिप्रेजेंट है रिलेशन में, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसे सिमेट्रिक रिलेशन। मिरर हटा दीजिए। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव, बेटा इनकी डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है, सिमेट्रिक। सेकंड आती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वो रिलेशन जिसमें अगर ए कोमा बी रिप्रेजेंट है तो जो आगे वाली एंट्री है, जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा डबल बार, यानी ए। तो कोई भी रिलेशन में अगर ए कोमा बी रिप्रेजेंट है तो उसका ए यानी ये फर्स्ट वाली एंट्री का रिफ्लेक्शन होना चाहिए उस रिलेशन में मौजूद, तभी आप उसे रिफ्लेक्सिव बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ये थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन है इसकी, से ध्यान से देखिएगा। अगर किसी रिलेशन में ए कोमा बी है ऑर्डर पेयर एंड बी से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर है, बी कोमा सी ले लो, तो आपको अगर ये दोनों सेम है तो आपको चाहिए ए कोमा सी भी उस रिलेशन में, तभी आप उसे ट्रांजिटिव बोलोगे। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी डेफिनेशन, आप ध्यान रखिएगा। अगर ए कोमा बी है तो मुझे बी कोमा, अगर ए कोमा बी एंड बी कोमा सी है और ये बी से स्टार्ट है, दोनों का ना, दोनों सेम है, तो हमें इसकी फर्स्ट एंट्री और इसकी लास्ट एंट्री का भी ऑर्डर पेयर से ही उसमें रिलेशन में, तभी हम उसे ट्रांजिटिव बोलते हैं, अदरवाइज नहीं बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई ऑर्डर पेयर में, मतलब रिलेशन में ए कोमा बी है ओनली और बी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है, तब भी हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट था इसमें।
एक एग्जांपल हम देखेंगे, उससे हम पूरा क्लियर कर लेंगे इस चीज को कि क्या बोलना चाहिए। यही समझा देते हैं कुछ एग्जांपल समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसे स्मॉल ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए रिलेशन R is set A is said to be an equivalence relation if relation is reflexive, symmetric and transitive। यानी कि अगर कोई हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो हम फाइनली उसे बोल देंगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ER है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं नोट नंबर 2, आइडेंटिटी रिलेशन। इसे हम IR से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओनली टू इटसेल्फ, मीनिंग है कोई सेट A, ठीक है, इसमें एलिमेंट मान लीजिए A1 A2 A3, तीन एलिमेंट है। एक सेट B है जिसमें भी एलिमेंट है A1 A2 A3, तो इसे हम आइडेंटिटी रिलेशन जब भी बोलेंगे जब A1 का रिलेशन A1 के साथ ही हो, A2 का रिलेशन A2 के साथ हो और A3 का रिलेशन A3 के साथ, तभी ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। तो इस केस में ये आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, इसका एक और एग्जांपल देते हैं एक बार। कोई नेचुरल नंबर है, रिलेशन है n to n में, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है n, और रिलेशन की डेफिनेशन है a, b such that a equal to b where a belong to set n, क्योंकि n दे रखा है इसमें, and b belong to set n। समझना बेटा, तो n to n में अगर ऐसा है तो हम जब रिलेशन लिखेंगे तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, तो 1 और 1 के इक्वली जो b सेट है हमारा, मतलब सेकंड सेट है, वो भी नेचुरल नंबर ही है, तो उसी के इक्वल नंबर लेना है। तो 1, 1 सेम 2, 2 उसी का रिलेशन होगा उसी से, 3, 3 ऐसे सो। तो आप याद रखिएगा आइडेंटिटी रिलेशन में दोनों एलिमेंट यहाँ पे सेम आते हैं, तभी ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब देखेंगे एग्जांपल। एक चीज और याद रखिएगा, अच्छा ये कुछ एग्जांपल है, 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है हमें, यानी कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो चेक करते हैं 1 बाय 1। सिमेट्रिक की डेफिनेशन एक बार वापस रिवाइज करते हैं। सिमेट्रिक होने के लिए फंक्शन और रिलेशन में a, b अगर प्रेजेंट है तो हमें b, a, b उसका रिवर्स भी प्रेजेंट होना जरूरी होता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव का केस क्या था बेटा, अगर a, b है तो a का रिफ्लेक्शन हो जाता था a, तो अगर a, b है तो a भी रिप्रेजेंट होना चाहिए फंक्शन रिलेशन में। एंड लास्ट है हमारा ट्रांजिटिव का केस क्या था बेटा, a, b अगर प्रेजेंट है देन अगर b से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर है उसमें b, c, तो a और c भी हमें चाहिए उसमें। ठीक है, ऑर्डर पेयर a, c भी हमें उसमें चाहिए। और अदरवाइज अगर a, b और b से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर भी नहीं है तो भी वो ट्रांजिटिव होता है। ये हमारी डेफिनेशन फिर से हमने एक बार रिवाइज कर ली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। पहले सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए a, b है तो 1, 2, a यहाँ पे 1 है, b 2 है, तो 2, 1 चाहिए जो कि है, तो फाइनली ये हमारा सिमेट्रिक हो। अब इसके लिए भी देख लीजिए आप, पहले 2, 1 है तो 1, 2 चाहिए, तो ये इसलिए फाइनली सारे ऑर्डर पे चेक करने होते हैं हमें, है ना, ये बात याद रखिए। अब रिफ्लेक्सिव में a, b है तो a, b है यहाँ पे, तो a, b होने पर a चाहिए होता है, तो a यानी 1, 1 चाहिए होता है, और 1, 1 इन दोनों ऑर्डर पेयर में नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव के बारे में चेक कर लेते हैं। अगर 1, 2 है यानी a, b है और फिर 2 से स्टार्ट होने वाला देख लीजिए b सेम है, अगर ये b सेम हो जाता है यहाँ पे ये और ये सेम हो जाता है तो हमें 1, 1 की रिक्वायरमेंट होती है, और 1, 1 यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम ट्रांजिटिव भी नहीं बोलेंगे। फाइनली ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगी, तीनों होंगे तभी हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन है, मैंने कहा था आपको आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं, जिनमें खुद का खुद ही से ही रिलेशन होता है, जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो अब इसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम सिमेट्रिक चेक करेंगे, तो 1, 1
वन वन का सिमेट्रिक वन वन ही होगा। जब आप मिरर के सामने वन वन को रखोगे तो उसका सिमेट्रिक भी वन वन आएगा। ठीक है, अब वन वन का वन वन ही हमें ऑर्डर पेयर चेक करना है, तो इसके लिए हम चेक कर रहे हैं ना, इस वाले ऑर्डर पेयर के लिए चेक कर रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसे वापस हटा दोगे, अब इन तीनों को ही चेक करना होगा। तो वन वन का खुद वो ही है वन वन, यानी हम उसी ऑर्डर पेयर को भी चेक कर सकते हैं जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो वन वन का खुद वन वन ही है ऑर्डर पेयर इसमें प्रेजेंट, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा। सेम थिंग यहाँ पे टू टू का खुद टू टू है, इसमें ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। थ्री थ्री के लिए खुद थ्री थ्री प्रेजेंट है, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। ये बात समझिएगा बच्चों। आपको क्या करना होता है, ऑर्डर पेयर जरूरी नहीं कि जिसके लिए चेक कर रहे हैं फिर उसके अदर कोई ऑर्डर पेयर चेक करना है, हम उसको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव क्या आपकी कंडीशन, अगर a कोमा बी है तो a चाहिए, तो a कोमा बी में वन वन ही है, तो वन वन का वन वन ही चाहिए जो कि है। सेम इसको देखेंगे, टू कोमा टू है तो टू टू चाहिए जो कि ये खुद ही है। थ्री थ्री देखेंगे तो थ्री थ्री भी ये खुद है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। समझ में आया, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान रखना। ट्रांजिटिव के केस की बात करते हैं, अगर a कोमा बी है जैसे वन कोमा वन है, अब वन से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तब भी इसे रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बोलते हैं। हमने बताया था, ये डेफिनेशन भी होती है इसकी बोर्ड लगा के। अगर a कोमा बी है और b कोमा c प्रेजेंट है उसमें रिलेशन में, तो हमें a कोमा c की रिक्वायरमेंट रहती है। बट अगर b से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर ही इसमें प्रेजेंट नहीं है, तब भी ये ट्रांजिटिव कहलाता है। यानी वन वन है, अब वन 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 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है तो हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। बट पहले सारे चेक कर लेते हैं। फिर टू कोमा टू है तो टू से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। आप फिर एक बात बोल सकते हो, सर जब आप चेक कर रहे हो तो इसको खुद को ही चेक करोगे। जैसे टू कोमा टू है तो हमने अब अपना हाथ हटा दिया ना, अब टू कोमा टू के लिए हमें टू चेक करना है, तो ये टू भी तो है स्टार्ट होने वाला, उस खुद को ऑर्डर पेयर को भी तो चेक कर सकते हैं। तो फिर मैंने वापस उसकी डेफिनेशन वापस रिवाइज करवाता हूँ। अगर मुझे a कोमा b मिले और b कोमा कोई c है, तो a कोमा c हमें आंसर चाहिए होता है। अब यहाँ पे टू कोमा टू है, अब आपने अपना हाथ हटाया, टू से स्टार्ट होने वाला ये खुद ऑर्डर पेयर है, तो इसका आंसर कितना आएगा, टू टू। तो वो फिर फाइनली वापस हम बोलेंगे ये खुद ही है टू कोमा टू बी, इसलिए हम इसे ट्रांजिटिव भी बोलेंगे। यानी आपको एक नोट इंपॉर्टेंट याद रखना है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये बात याद रखिएगा, सभी आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं बेटा, वन कोमा टू सिमेट्रिक चेक करेंगे पहले, वन बाय वन ही चेक कर रहे हैं। सिमेट्रिक के लिए वन कोमा टू है तो टू कोमा वन चाहिए, जो कि मुझे दिख नहीं रहा किसी भी ऑर्डर पेयर में। ये वन कोमा टू है तो टू कोमा वन चाहिए और टू कोमा वन नहीं है, तो हम आगे ऑर्डर पेयरों को चेक ही नहीं करेंगे। एक ने कैंसिल कर दिया तो फाइनली कैंसिल। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के केस में हम a कोमा b चाहिए होता है तो a चाहिए, तो वन कोमा टू है तो वन वन चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है पूरे ऑर्डर पेयर में, इसलिए हम इसे कैंसिल कर देंगे। पूरे रिलेशन में वन कोमा वन है ही नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन फिर से हम वापस रिवाइज कर रहे हैं। a कोमा b है एंड b कोमा c है तो हमें a कोमा c की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज अगर a कोमा b है और b से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है तो भी वो ट्रांजिटिव कहलाता है। तो वापस देखते हैं, वन कोमा टू है, ठीक है, अब टू से स्टार्ट होने वाला ये रहा बेटा, तो ये देखो a कोमा b, अब इसे थोड़ा सा अलग से लिख के समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो यहाँ से हमने वन कोमा टू को लिया, अब टू से स्टार्ट होने वाला मुझे एक और ऑर्डर पेयर मिल गया, कहाँ गया, ये टू कोमा फाइव, तो a कोमा b है और फिर b कोमा c भी है, ये सेम आ गया, तो वन कोमा फाइव की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें जैसे ट्रांजिटिव होने के लिए, तो वन कोमा फाइव भी है इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये वन कोमा टू से चेक कर लिया हमने, जो कि इन दोनों का रिलेशन इससे आ गया। फिर वन कोमा फाइव को भी चेक करना पड़ेगा, सारे ऑर्डर पेयर वन बाय वन चेक होते हैं इसमें, तो वन कोमा फाइव लिया तो फाइव से स्टार्ट होने वाला ये रहा ऑर्डर पेयर, अब इन दोनों को ले लो आप, वन कोमा फाइव और फाइव से स्टार्ट होने वाला फाइव फाइव है, तो यहाँ पे ये दोनों सेम आ गया, तो मुझे वन कोमा फाइव की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब वन कोमा फाइव कहाँ है, वो खुद है, मैंने कहा था आपको कि हम उस जिस ऑर्डर पेयर के लिए चेक कर रहे हैं उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं आंसर में, यानी कि हमें वन कोमा फाइव चाहिए जो कि खुद है वो,
1,5 ऑलरेडी खुद ही है, तो ये इस केस में भी 1,5 वाले केस में भी ये ट्रांजिटिव हुआ। अब 2,5 लेते हैं, 2,5 में फिर 5 ये दोनों सेम आ गए, तो 2 और 5 चाहिए, जो कि ये खुद ऑलरेडी 2,5, इसलिए 5। अब 5,5 के केस में बात करेंगे तो 5 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। फिर आप बोल सकते हो सर खुद भी है वो, फिर मैं वही वाली बात बोलूंगा जो कि भी पहले बोली थी, 5,5 है, फिर 5 से स्टार्ट होने वाला भी यही है, तो 5,5 ही चाहिए वापस, जो कि ये ऑलरेडी खुद है। यानी आइडेंटिटी रिलेशन, हमने ये नोट्स देख लिया ना बेटा कि आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं। उनकी जो डेफिनेशन है थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, बस याद होनी चाहिए आपको कि सिमेट्रिक का केस क्या होगा, रिफ्लेक्सिव का केस क्या होगा, और फाइनली ये ट्रांजिटिव का केस क्या होगा। एक और क्वेश्चन लास्ट, फाइनली इक्विवेलेंस रिलेशन होगा और ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, 1,2 सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। अगर 1,2 है तो 2,1 चाहिए, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये फाइनली सिमेट्रिक नहीं होगा। अब अगला देखते हैं रिफ्लेक्सिव, 1,2 है तो 2,2 चाहिए, 2,2 हमें ये दिखता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट, अभी 1 बाय 1 सारे ऑर्डर पेयर चेक करने के लिए 2,3 है तो 3,3 चाहिए, जो कि नहीं है। अब इस वाले ऑर्डर पेयर की वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, 1,2 है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो 1,3 चाहिए मुझे, और 1,3 ये रहा। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर तो क्लियर हो गया। अब 2,3 के लिए 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो वो भी ट्रांजिटिव होता है, मैंने बोला था आपसे, तो ये भी काम कंप्लीट। अब 1,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तब ये ट्रांजिटिव होगा। 1,1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो 1,1। अब रिवर्स चल रहा है, देखो रिवर्स में कैसे हमने क्या किया, अब ट्रांजिटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, 1,1 लिया हमने, ये 1,1। अब 1 से स्टार्ट होने वाला हमें इधर नहीं मिला ऑर्डर पेयर, इधर मिल गया, बट ये रहा 1,2, तो हमने यहाँ लिख दिया 1,2। अब यहाँ पे देखो ये वाले दोनों ऑर्डर पेयर सेम हो गए, मतलब ये एलिमेंट सेम हो गए, तो हमें क्या किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 1 और 2 की, 1 और 2 की। अब 1 और 2 इसमें है, ये खुद ही है, तो भी ये 1 का काम 1,1 से भी ये क्लियर हो गया। अब 2,2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर ये रहा, तो 2,2 ले लेते हैं पहले एक बार। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर एक बार समझ में आएगी बच्चों ये वाली डेफिनेशन तो बहुत इजी लगेंगे। 2,2 है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला ये ऑर्डर पेयर है। ठीक है, अब ये ऑर्डर पेयर को हम लिख लेते हैं इधर साइड में 2,3। अब ये दोनों सेम आएंगे तो हमें 2 और 3 की रिक्वायरमेंट होगी। अब 2 और 3 खुद वो ऑलरेडी है, 2 और 3 ऑर्डर पेयर, इसलिए हम फाइनली इसे ट्रांजिटिव बोलेंगे। और अगर ये ट्रांजिटिव, अब इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, क्योंकि तीनों अगर होते हैं तभी हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते। एक अच्छा क्वेश्चन बोल लेंगे बच्चों, जो कि आपके एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लेवल का है, कोशिश करिएगा एक बार बनाने की। मैं लैंग्वेज समझा देता हूँ इसकी। इफ ए रिलेशन 1,2 and 2,3 is given the then find minimum number of order pair defined required to make equivalence relation। यानी कि ये बोल रहा है इस रिलेशन में हम एक्स्ट्रा और कितने ऑर्डर पेयर ऐड करें जिससे हम इस पूरे ऑर्डर इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन में कन्वर्ट कर सकें। यानी कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी करना पड़ेगा इस रिलेशन को, रिफ्लेक्सिव भी करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी करना पड़ेगा, तभी हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप कोशिश करो, बना पाते हो या नहीं बना पाते, फिर यहाँ पे चेक देखना। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपने ट्राई करा होगा, आप चेक करते हैं ना। अब बेटा पहले हम सिमेट्रिक का काम कंप्लीट करते हैं। सिमेट्रिक क्या बोलेगा, अगर एक बार फिर से हम उसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी, अगर रिलेशन में a, b प्रेजेंट है तो हमें b, a भी चाहिए, तभी हम सिमेट्रिक बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, अगर a, b है रिलेशन में तो a का रिफ्लेक्शन हो जाता है a, फिर वापस a का ही रिफ्लेक्शन होता है a, यानी कि अगर a, b है तो a रिप्रेजेंट होना चाहिए उस रिलेशन में। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, अगर रिलेशन में a, b प्रेजेंट है एंड b, c भी प्रेजेंट है, यानी b से सेम
सेम होने चाहिए दोनों एलिमेंट्स, तो हमें बी ए सी की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज नहीं होती है ना। और इसकी एक डेफिनेशन और थी, अगर ए कोमा बी है ओनली और बी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है तब भी ट्रांजिटिव कहलाता है। ठीक है, मेरी आदत है बार बार में मैंने को रिपीट कराने की, तो चेक करते हैं पहले सिमेट्रिक के बारे में। 1,2 है बच्चों यहाँ पे, अब 1,2 है तो इसे सिमेट्रिक होने के लिए मुझे ऑर्डर पे रिक्वायरमेंट चाहिए ना, तो हम इसमें ऐड करेंगे 2,1, तो इस ऑर्डर पेयर का काम कंप्लीट, हमने सिमेट्रिक बना दिया इसे। अब 2,3 है तो हमें 3,2 चाहिए। ठीक है, हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट हमने ये ऐड किया, सेकंड हमने ये ऐड किया, तो दो तो कंप्लीट हो गए। सिमेट्रिक के लिए हमने 2 ऐड कर दी। नेक्स्ट इन्हें भी चेक कर लेते हैं जो ऐड करें। 2,1 है तो 1,2 चाहिए जो कि ये रहा, 3,2 है तो 2,3 चाहिए जो कि है। सिमेट्रिक का काम कंप्लीट। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, अगर a, b है तो a चाहिए उसमें। तो अब देखिए बच्चों 1,2 है तो 1,2 में 1 का रिफ्लेक्शन होगा, तो 1 का रिफ्लेक्शन होगा तो 1,1 आएगा। अब बेटा 1,1 आ गया तो हमें इसे फिर वापस सिमेट्रिक पे चेक करना है, तो सिमेट्रिक का केस तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो 1,1 का सिमेट्रिक क्या होगा, 1,1 ही, और 1,1 वो खुद है, हम इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं थी। अब 2,3 का रिफ्लेक्शन करेंगे तो 2,2 आएगा जो कि हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा 2,2। अब 2,2 में भी हमें सिमेट्रिक को वापस फिर से चेक करना पड़ेगा जो कि आइडेंटिटी है, यानी कि 2,2 भी हमारा सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट 2,1 है तो 2,2 का रिफ्लेक्शन 2,2 चाहिए जो कि हम एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, वो ऑलरेडी है। 3,2 है तो 3,3 चाहिए, तो 3,3 हमें ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 3,3। ठीक है बच्चों, अब हमने एक्स्ट्रा कितने किए, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हमने ऑर्डर पे हमने एक्स्ट्रा ऐड किए, एलिमेंट भी बोलते हैं। अब बेटा हमें ट्रांजिटिव चेक करना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चेक करते हैं। अभी इस केस में ये सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया, आप कोई सा भी ऑर्डर पेयर ले सकते हो, उसका देख लीजिए आप। यहाँ तक तो हम चेक कर ही चुके थे। अब 3,2 लेंगे तो रिफ्लेक्शन क्या आएगा, 3,3 जो कि ये रहा ऑलरेडी। अगला 1,1 लेंगे तो 1,1 इसका रिफ्लेक्शन आएगा जो कि खुद है। 2,2 लेंगे तो वो खुद ही हो जाएगा रिफ्लेक्शन। ओके, 3,3 है तो 3,3 चाहिए जो कि ये ऑलरेडी है खुद। तो हम रिफ्लेक्सिव कंप्लीट चेक कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांजिटिव के केस में। अब ट्रांजिटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, इसकी डेफिनेशन, अगर a, b है और n b, c है तो a c हमें रिक्वायरमेंट होता है। तो 1,2 है, अब देखो 2 से स्टार्ट ये हो गया, अगर ये हो गया तो मुझे 1,3 चाहिए जो कि कहीं नहीं है, तो इसे हमें ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1,3 ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये 6th एलिमेंट हो गया आपका जो कि हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। अब बेटा ये अब सेम वाला कोई और देखते हैं। 2,3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो इन दोनों को ले लेते हैं एक साथ, यहाँ पे लिख देता हूँ। 2,3 है तो 3 2 ये वाला एलिमेंट इन दोनों को लिया है मैंने ना। अब यहाँ पे 3 3 सेम हो गया तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 2 2 की, इन दोनों की, जो कि ऑलरेडी इसमें ऐड है, तो हमें एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं 2,1, 1 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो फर्स्ट और लास्ट यानी 2,1 की रिक्वायरमेंट होगी जो कि ऑलरेडी ये खुद है, तो इसका भी काम कंप्लीट हो गया। 3,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पे ये रहा, 3,2 तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो 3,3 की रिक्वायरमेंट है जो कि ऑलरेडी है। अगला 1,1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो 1,2 चाहिए, 1,2 खुद ऑलरेडी है। ठीक है, नेक्स्ट 2,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो 2,3 चाहिए जो कि ऑलरेडी खुद है, वो इंक्लूडेड है ना। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप समझ भी पा रहे हो तो काफी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव आपके लिए क्लियर हो चुका है, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिएगा पूरा। नेक्स्ट बेटा 3,3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर ये रहा। अब ये फिर से हम लिख के समझाते हैं आपको। यहाँ पे 3,3, अब 3 से स्टार्ट होने वाला वापस मुझे कोई ऑर्डर पेयर चाहिए था जो कि ये रहा। ठीक है, तो 3,2 है। अब मुझे 3 3 दोनों सेम आ गए तो 3,2 चाहिए जो कि ऑलरेडी वो खुद ही है 3,2, तो इसका भी काम कंप्लीट हो गया। अब 1,3
1,3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर हमें दिख रहा है। 1,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला ये खुद है, तो 1,2 आएगा आंसर, और 1,2 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और कोई तो मिस हो रहा है अपन से। 3 है तो 3 एंड 3 ये वाला ले, 3 एंड 3 तो 3 सेम है, तो 3,2 चाहिए जो कि ऑलरेडी उसमें है। 3,2 है ऑलरेडी है। एक और मिस हो रहा है बच्चों, कहीं तो हो रहा है, ये रहा, देखो यही मिस हो रहा है। हम रिवर्स चल रहे हैं तो हमने इस चीज को नोटिस किया, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो अब मैं इसे रिवर्स में लिख रहा हूँ। देखो इस ऑर्डर पेयर को पहले लिख रहा हूँ 3,2 और 2,1। तो ये देखो यहाँ पे दोनों सेम आ गए, तो मैं किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 3,1। अब 3,1 इसमें कहीं नहीं है तो एक्स्ट्रा और ऐड करना पड़ेगा। 3,1 हमारा एक और ऐड कर दिया। अब आप चेक कर सकते हो बेटा, ये सिमेट्रिक भी है रिलेशन पूरा, रिफ्लेक्सिव भी एंड ट्रांजिटिव भी है। तो फाइनली हम इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। यानी कि हमने कितने ऑर्डर पेयर और रिक्वायरमेंट थी इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए, 7। तो फाइनल आंसर इसका 7 ऑर्डर पेयर आएगा आंसर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, अच्छा सा क्वेश्चन था बच्चों। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के एग्जांपल्स की। एग्जांपल नंबर 2 को लेते हैं। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन विद आर ए रिलेशन इन ट्रायंगल टी गिवन बाय T1 and T2. T1 is congruent to T2. Show relation is equivalence relation. आपको शो करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइनली इक्विवेलेंस होने के लिए ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तभी हम इसे इक्विवेलेंस करेंगे। तो इक्विवेलेंस कहेंगे, यानी कि हमें सिमेट्रिक भी बताना है, रिफ्लेक्सिव भी बताना है, ट्रांजिटिव भी बताना है। और इस रिलेशन की डेफिनेशन दी हुई है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, कोई दो ट्रायंगलों के सेट वो दे दिए और कोई ट्रायंगल T1 बोल दिया, कोई ट्रायंगल T2 बोल दिया, और वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम सिमेट्रिक चेक करते हैं सबसे पहले। सिमेट्रिक की चेक करने के लिए हमें T1 एंड T2 लेना है। ठीक है, ये बिलोंग टू R है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसी से ही तो उठाया हमने। और इसकी डेफिनेशन क्या है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब बच्चों सिमेट्रिक की फिर से हम डेफिनेशन वापस रिवाइज करते हैं। अगर रिलेशन में A, B होता है तो हमें B, A की भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना। वो डेफिनेशन को भी फॉलो करना चाहिए, जो कि यहाँ पे ये डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग। तो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन था। नाउ हमें क्या चाहिए, अब T1, T2 है यानी A, B है, तो B, A भी उसी रिलेशन में चाहिए, यानी कि उसकी डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए। तो हमें T2, T1 लिख देते हैं, इसे रिवर्स करके सिमेट्रिक में हम यही करते हैं। तो क्या ये भी बिलोंग टू R है, चेक करते हैं। अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, कोई ट्रायंगल ले लीजिए आप, T1 बोल दो उसे, और कोई ट्रायंगल T2 बोल दो। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है बेटा किसी भी ट्रायंगल को उठा के उसके ऊपर अगर आप रखते हो तो वो ओवरलैप हो जाता है, यानी कि एकदम उसको कवर कर लेता है, डिक्टो सेम होता है उसका, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। तो 1 2 के कॉन्ग्रुएंट है तो 2 भी तो 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा, उल्टा भी हम बोल सकते हैं। तो T2, T1 के लिए भी ये डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, यानी ये भी बिलोंग टू R होगा। फाइनली हम लिख सकते हैं T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। So finally, relation is symmetric. नेक्स्ट हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव भी होगा बेटा, बहुत इजी है, सिर्फ कर देते हैं। अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी, अगर कोई फंक्शन कोई रिलेशन में A, B रिप्रेजेंट है तो A का रिफ्लेक्शन हो जाता है, A, B प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, उसकी डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमें वही रिलेशन लिख देना है, T1, T2 बिलोंग टू रिलेशन जहाँ पे T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू
T2। ठीक है, अब T1 का ही रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो वो भी डेफिनेशन अगर इसे फॉलो कर जाती है तो हम उसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, जैसे T1 एंड T1। अब T1 के लिए भी क्या ये डेफिनेशन फॉलो कर रही है, चेक करते हैं। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। क्या एक ट्रायंगल T1 खुद उसी से कॉन्ग्रुएंट होगा? यस होगा। आप T1 को ले रहे हो और वापस T1 को ही ले रहे हो, दोनों सेम है, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ना बेटा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन हमने क्या बोला था कि वो ट्रायंगल जिसे हम दूसरे ट्रायंगल पे ओवरलैप करवा सके, यानी उसके ऊपर रख दें तो वो ओवरलैप हो जाए, तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो T1 सेम टू सेम T1 का ही तो जेरॉक्स ले रहे हैं हम T1, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस केस में भी ये डेफिनेशन फॉलो कर गई, यानी कि ये भी बिलोंग टू R होगा। तो हम फाइनली बोल सकते हैं सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। लास्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के केस को। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन सभी बच्चों को पता होगी अब तो, कि अगर a, b है और b, c अगर है उसमें प्रेजेंट है तो हमें a, c भी प्रेजेंट होना चाहिए, उस डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए। तो हम ट्रांजिटिव का कैसे लेते हैं? T1, T2 बिलोंग टू रिलेशन जहाँ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब हमने क्या लिया, T1 और T2 कोई ट्रायंगल लिया, T1 और T2 ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमें a, b तो हमने प्रेजेंट कर लिया, अब b, c भी चाहिए बेटा ना, तो b, c के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई और ट्रायंगल के पेयर लेने हैं जहाँ T2, T3 ले लेते हैं, कोई और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं T3 जो कि बिलोंग करेगा इसके रेशनल इसको रिलेशन को, जो कि इस डेफिनेशन को फॉलो भी करेगा। तो T1, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। अब ये दोनों अगर फॉलो कर रही है तो हमें चेक करना होता है ये वाली बात, अगर ये ऐसा है तो हमें फिर चेक करना होता है ये a, c भी अगर उस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो हम फाइनली बोल देंगे कि ये फंक्शन ट्रांजिटिव होगा, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो ये और ये दोनों रिलेशन हमने एक्स्ट्रा लिया है ये, और ऐसा आप कर सकते हो हर विषय में, क्योंकि तभी तो उस ट्रांजिटिव के केस को हम डिस्कस कर पाएंगे। यहाँ पे ट्रायंगल पूरे सभी ट्रायंगल मौजूद है ना, आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो T1, T2, T3, बट ये डेफिनेशन को फॉलो करने चाहिए, डेफिनेशन लिख देना। अब यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा T2 को T3 के भी कॉन्ग्रुएंट किया है, यहाँ पे थर्ड ट्रायंगल और ले लिया, तो क्या हम बोल सकते हैं 1 और 3 भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब 1 2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, 2 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो 1 और 3 भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चों। तो ये बात हमें लिखना है यहाँ पे। देन नाउ T3 तो 1 पहले T1 T1, T3 belong to rational number where T1 is congruent to T3। तो हम यहाँ पे कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं थी जो इसको कैंसिल हो, इसलिए हम फाइनली बोल सकते हैं कि ये डेफिनेशन भी इसको फॉलो कर रही है। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो फाइनली बच्चों अगर हम बोले फंक्शन क्या, ये रिलेशन क्या हुआ, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। तो फाइनली ओवरऑल हम कह सकते हैं सर ये इक्विवेलेंस भी होगा। तो हमें यही शो करना था कि R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अगला एग्जांपल है बेटा एग्जांपल नंबर 3। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R रिलेशन L1 एंड L2 का दे रखा है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी कि कोई L1 लाइन है और L2 लाइन है जो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है,
परपेंडिकुलर मीनिंग 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको शो करना है रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो आपको ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमें सिमेट्रिक चेक करना है, उसे शो करवाना है कि ये सिमेट्रिक होते हैं। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन लेनी है L1 L2 बिलोंग टू R, और डेफिनेशन क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। नाउ हम चेक करेंगे बेटा, अगर डेफिनेशन क्या है सिमेट्रिक की, क्या होती है बेटा, अगर A B है तो B A B होना चाहिए, जो कि डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए रिलेशन में। अब अगर मैं B A B उसमें प्रेजेंट करता हूं तो क्या ये डेफिनेशन चेंज होती है क्या, देख लेते हैं। अब L1 L2 अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो सिमेट्रिक होने के लिए L2 L1 भी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, तो L2 L1 बिलोंग टू रिलेशन। अब डेफिनेशन लिखते हैं, क्या ये चेंज होगी या नहीं होगी, देखते हैं। L2 L1 की जगह L2 कर दिया मैंने, इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या बच्चों हम बोल सकते हैं L2 L1 के भी परपेंडिकुलर होगी? नॉर्मल सी बात है, जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है, इनके बीच 90 डिग्री है, तो L2 L1 के भी तो परपेंडिकुलर होगी, उनके बीच में कौन सा एंगल चेंज हो गया, तो हम बोल सकते हैं ये बिलोंग टू रिलेशन है। सो फाइनली रिलेशन इज सिमेट्रिक। हमने ये तो शो कर दिया है कि ये सिमेट्रिक। नाउ हम चेक करेंगे बेटा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, अगर A, B प्रेजेंट है किसी रिलेशन में तो A का भी रिफ्लेक्शन हो जाता है, A, AB उसमें प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन में, यानी उसकी डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, फर्स्ट तो हम वही ले लेंगे जो कि रिलेशन में दिया हुआ है, L1 और L2 बिलोंग टू रिलेशन जहां L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। देन हमें क्या देखना है, L1 L1 के भी परपेंडिकुलर है या नहीं। L1 इज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, A होता है, तो A यहाँ पे L1 है, तो L1 L1 बिलोंग टू R है या नहीं, ये चेक करना है। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या L1 L1 के परपेंडिकुलर होगा, चेक कर। मैंने L1 लिया, अब L1 का L1 के साथ ही देखना है, क्या ये वापस मैंने एक और ओवरलैप कर दिया इसे, ये भी L1 है, तो क्या ये लाइन एक परपेंडिकुलर है क्या बच्चों, यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो गई, L1 L1 के परपेंडिकुलर नहीं हुई इस बार, ये L1 इज कॉन्ग्रुएंट टू L1, कोइंसिडेंट टू L1, L1 L1 के साथ कोइंसिडेंट होगी यानी ओवरलैप होगी, ना कि उसके परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे नॉट बिलोंग टू रिलेशन। इस रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग L1 सेटिस्फाई नहीं है, ये डेफिनेशन परपेंडिकुलर नहीं आ रही है, L1 के साथ परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, so relation is not रिफ्लेक्सिव। इसलिए हम फाइनली बोलते हैं रिफ्लेक्सिव को हमने शो कर दिया है कि ये इससे नॉट रिफ्लेक्सिव है। अब लास्ट हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है बेटा, अगर A, B है, फिर से डेफिनेशन रिवाइज करवा रहा हूँ ट्रांजिटिव। अगर किसी रिलेशन में A, B है एंड B, C ये दोनों होने चाहिए पहले तो, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है AC भी उसकी डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए रिलेशन में जो दी गई है। तो हम पहले A, B और B, C तो बनाते हैं ना, जो कि इस डेफिनेशन को फॉलो करनी चाहिए। तो A, B तो हम वही ले लेते हैं, L1 L2 belong to relation जहाँ L1 is perpendicular to L2 and now and L2 L3 एक और लाइन लिए मैंने L3, ठीक है, belong to relation। ये हमने हमारी तरफ से ऑलरेडी belong to relation लिख दिया है, क्योंकि हमें ऐड करना है, L2 is perpendicular to एक्स्ट्रा L2 और L3 लिए, जो कि ये भी परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है। तो हमें देन
चेक करना होता है AC, AC यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एलिमेंट। तो L1 L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए, L1 L3 बिलोंग टू ये रिलेशन। अब क्या ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, हम चेक कर लेते हैं। L रिलेशन क्या दे रखा है उनकी डेफिनेशन, L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो यहाँ पे अभी L1 L2 नहीं है, L1 L3 है, तो हमें बस L1 और L3 को देखना है। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर कहाँ से हुई बेटा, ये पैरेलल है, आप देख सकते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में पढ़ा होगा कि कोई दो पैरेलल लाइनों को कोई ट्रांसवर्सल अगर कट कर रही है और इनके दोनों के एक ही साइड में बने एंगल्स 180 के, इनका सम अगर 180 आता है तो वो दोनों लाइनें पैरेलल होती है। ठीक है, ऐसा पढ़ा होगा आपने, तो वो देखने से भी लग रहा है दोनों लाइनें पैरेलल है। तो ये L1 और L3 में डेफिनेशन चेंज हो गई। यहाँ पे L1 इज पैरेलल टू L3 और यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी हुई है L1 इज पैरेलल टू L2 होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। सो फाइनली हम L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, तो फाइनली हम क्या बोल देंगे देन, हेंस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने ये शो कर दिया है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, बट सिमेट्रिक।